नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। पिछली क्लास के बारे में हमने जब बात की थी तो इन्वायरमेंट के सारे जो कंप्लीट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स थे और जो वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकते थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। अब उसी कड़ी को देखते हुए उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के बारे में। आइए तो इस सफर को शुरुआत करते हैं। इकोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजी की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह एक शाखा जीव समुदायों तथा उनके भौतिक पर्यावरण जीव समुदायों के मध्य पारस्परिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रिएटर ने किया, जबकि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की संकल्पना 1935 ईस्वी ने एजी टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे आप। एजी टांसले जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित स्थित क्षेत्र और दिए गए समय में रहने वाले समान जाति के व्यक्तियों, जीवों के समूह को समष्टि या जनसंख्या कहा जाता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन जो कि पिछले साल या पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है, पीवाईक्यू से। दूसरा पॉइंट, कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिसका पारितंत्र की संरचना और स्थिरता पर उसके संख्या और जैवनार की तुलना में असाधारण प्रभाव होता है। परिस्थितिकी में यह शब्द रॉबर्ट टी पेन ने अपने 1969 के कार्य में विकसित किया। यहां पर इस चीज को हाईलाइट कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। 1969 और रॉबर्ट टी पेन और कीस्टोन स्पीसीज, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हो जाते हैं। 1969 में आपके रॉबर्ट टी पेन ने कीस्टोन स्पीसीज का जो आपका वर्ड है, जो टर्म है, वो टर्म दिया। टर्म से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं गॉस का नियम या प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो निकट संबंधित प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकती है। गॉस का नियम यह कहता है कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये चीज कहता है कि क्लोजली रिलेटेड आपके स्पीसीज जो होते हैं, अगर वो सेम सोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पारिस्थितिक पदचिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मनुष्यों की मांग का माप है, जो आवश्यकताओं, अपशिष्ट अवशोषण के लिए प्रकृति से मांगे गए जैव उत्पाद क्षेत्र को व्यक्त करता है। स्टेटमेंट है, पता होना चाहिए। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का वह विशिष्ट प्रकार है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, यानी कि एक ओपन सिस्टम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके पिछले प्रश्न पत्र से उठाए गए हैं, आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा है, जबकि फोर्ब्स महोदय ने माइक्रोकॉस्म, यूजीन ओडम ने परिस्थिति को प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है उसको हाईलाइट करके उसके नोट्स जरूर बना लें ताकि आपके
लास्ट मिनट के लिए रिवीजन के तौर पे आपके ये हो जाए। ओडम बहुत इंपॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ओडम को आधुनिक परिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, जबकि परिस्थितिकीय कर्मता यानी कि इकोलॉजिकल नीश की संकल्पना का प्रतिपादन जोसेफ ग्रीनेल ने किया। आगे बढ़े। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है, जो पृथ्वी से के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। पृथ्वी का विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल है। सागरीय महासागर पारितंत्र को सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कहा जाता है। यानी कि यहां दो स्टेटमेंट है आपके, जो आपका समुद्र जो है वो पृथ्वी का 71% है जो कि सतह पर विस्तृत है। पूरे जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल है, और जो सागरीय महासागर परितंत्र है, जो आपका जो ओशियन का सिस्टम है, मैरिड ओशियन एक इकोसिस्टम है, वो आपका मोस्ट स्टेबल यानी कि सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र माना जाता है। यहां से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे पॉइंट पर जब हम बढ़ते हैं, आगे पॉइंट पे जब आते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि एनर्जी लॉस होती है। इसलिए उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। वस्तुतः पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। यानी कि जो आपके शाकाहारी हैं उनकी संख्याएं ज्यादा होती हैं, और जो आपके मांसाहारी हैं उनकी संख्या कम होती है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं। अब कुछ इकोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं? यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। दूसरा, इसकी उत्पादकता ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक स्वपोषित इकाई है, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग। इसे प्रकृति की एक क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र इकाई माना जाता है। आगे पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका कहता है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, यानी कि एक ओपन सिस्टम है, जिसमें पदार्थों एवं ऊर्जा का सतत निवेश, इनपुट तथा बहिगमन, आउटपुट होता रहता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इनको आप ध्यान रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में। एक स्क्रीनशॉट लेते हुए या एक नजर जरूर डालेंगे इन पर। आगे बढ़े। आगे कहता है पारिस्थितिक तंत्र के घटक अथवा अंश, इसके कुछ कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने एनवायरनमेंट के बारे में जैसे बात की थी, जैविक अजैविक। यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सुविधा के लिए पारिस्थितिक तंत्र के दो घटकों में बांटा गया है, यानी कि आपके जैविक और अजैविक, आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं आपके जैविक कंपोनेंट। जैविक कंपोनेंट की बात करते हैं तो सभी जीवधारियों का जीवन, बुद्धि और जनन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। हरे पौधे द्वारा इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में एक बात भी की थी, फोटोसिंथेसिस, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जबकि कुछ जीवधारुओं को छोड़कर लगभग सभी जीवधारी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवधारियों में पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल भिन्न भिन्न होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको हाईलाइट करके रखना है अपने नोट्स में। आगे बढ़ेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसमें सभी हरे पौधे, कुछ विशिष्ट जीवाणु एवं एल्गाई, शैवाल आते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
एक डेफिनेशन ये रही, और आपके कुछ जीवाणु हो गए, जीवाणु के बाद कुछ शैवाल हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन डेफिनेशन आपको इतनी पता होनी चाहिए कि आपके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऑटोट्रॉप्स की एक बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जैविक घटक के बारे में और बात करते हैं। वे जीवधारी जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी हेटेरोट्रॉप्स। इसके अंतर्गत बकरी, खरगोश, सांप, भेड़िया आदि आते हैं। ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं, मानव भी इसी में आते हैं। जबकि जैविक घटक भोजन संबंधों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन बनाए रहते हैं। एक ऑटोट्रॉप्स, दूसरे आपके हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आपके खुद से भोजन बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो परपोषी हैं आपके, उन पर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़े, जैविक घटकों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, यानी कि आपके उत्पादक, आपके जो प्रोड्यूसर हैं, और जो ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो आपके एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर, और आपके एक डिकम्पोजर यानी कि आपके अपघटक। एक एक करके सबके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला आता है आपका उत्पादक या स्वपोषी संगठक, यानी कि प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोट्रॉप्स। इसमें वे सभी हरे पौधे पादप आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल H2O को सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। भोजन के रूप में यह ग्लूकोज पौधों में एकत्रित होता रहता है और श्वसन क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। यही ऊर्जा रासायनिक क्रियाओं में काम आती है। आपका ये फॉर्मूला है 6CO2 प्लस 12H2O, 6H12O6 प्लस 6O2, 6H2O, यानी कि आपका एक ऑक्सीजन और एक आपका वाटर, यानी कि एक पानी जल बनता है और आपका एक ऑक्सीजन बनता है, और ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। इसके बेसिस पे ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं, जिसमें हरे पौधे जो आपका खाना और जो भोजन बनाते हैं वो इसी की बेसिस पे बनाते हैं। क्लोरोफिल एक आपका इंपॉर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण एक पॉइंट आप में प्ले करता है, आपका CO2 और H2O, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तो हमारे उत्पादक या स्वपोषी संगठक, प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोट्रॉप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। हरे पौधों में संचित भोज्य पदार्थों की सभी जीवधारुओं द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसलिए हरे पौधों को प्राथमिक यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। कुछ पारिस्थितिक तंत्रों में प्राथमिक उत्पादक निम्नलिखित हैं। आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। यहां पर आपके जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो आपके जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, और जो आपके जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो आपके प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो आपके पादप या की प्लवक। इनके बारे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके प्राथमिक उत्पादक हो जाते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उपभोक्ता के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनमें वे सभी जीव शामिल होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पौधों पर या अन्य जीवधारुओं पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। जो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर पे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो खुद से भोजन बनाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और इन्हीं को हम लोग कंज्यूमर्स, उपभोक्ता कहते हैं। इनके कुछ पार्ट्स रहते हैं, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके सबसे पहले बात करते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। वे उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाक भक्षी यानी कि शाकाहारी, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं
वो इसमें आते हैं। अब आपके कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स और रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, वे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस श्रेणी में उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, टिड्डे का मेंढक द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरण का भेड़िया द्वारा खाना खाया जाना। इन उदाहरणों को क्रमशः मेंढक, बिल्ली, भेड़िया द्वितीयक श्रेणियों में उपभोक्ता एवं प्राथमिक मांस पक्षी, ये आपके कुछ उदाहरण होते हैं जो आपके द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक आपके आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि आपके टर्शरी, थर्ड कंज्यूमर्स। थर्ड कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इनमें वे उपभोक्ता आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, यानी कि उदाहरण के रूप में मेंढक को सांप द्वारा, मछलियों को चिड़ियों द्वारा खाया जाना। इसमें सांप तथा चिड़ियां तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। एक आपका और आते हैं उच्च मांसाहारी, यानी कि टॉप कंज्यूमर्स, उनको हम लोग कह सकते हैं टॉप कार्निवोरस। टॉप कार्निवोरस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वे मांसाहारी जंतु शामिल हैं जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, यानी कि आपका शेर, चीता आदि। ये आपके ट्रॉपिक लेवल हो गए। और इस डायग्राम से आप आसानी से एक इस फूड चेन को समझ सकते हैं, यानी कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो, फिर आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, और फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी और टर्सरी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं हम अपघटक के बारे में। अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं? वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्राय उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर कार्बनिक पदार्थ, यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, कार्बन का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ताओं कहलाते हैं। ये मुख्यतः बैक्टीरिया, आपके फंगाई, कवक आते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों के अपघटित हो जाते हैं। इतना है। जो डिकम्पोजर्स हैं आपके, जो डेड एंड डिके मैटर्स पे, जो आपके सड़े गले चीजों पे जो डिकम्पोज अपघटन करते हैं, वो उनको अपघटन करता कहते हैं। और आपके जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और जो आपके कवक आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। जो आपके अजैविक घटक हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, पारिस्थितिक तंत्र के लिए अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जीवों की उत्तरजीविता, वितरण एवं अनुकूलन को समझना चाहें तो पर्यावरण के अजैविक घटकों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, कुछ अजैविक पर्यावरणीय कारक जैसे कि किसी क्षेत्र में जलवायु हो गया, आपका मृदा हो गया, धरातल हो गया, इसके बारे में इस क्षेत्र के विशेष जानकारी आपको वनस्पति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि कुछ आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट आपको बायोटिक कंपोनेंट्स को इंपैक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे जो वहां पर जो आपके जीव जो मिल सकते हैं, वो आपके अजैविक घटक पे निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अजैविक घटक के बारे में और बातचीत कर लेते हैं। आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इसके अंतर्गत मृदा, जल, वायु, प्रकाश तथा विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर आदि सम्मिलित रहते हैं। और इसके बारे में जब आगे चल के जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जब बात करेंगे तो सल्फर साइकिल्स भी आएंगे। तो इससे कुछ चीजों ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। तो ये भी चीज आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको ये चीजें ध्यान में रहे। कार्बनिक घटक के बारे में जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और उनके अपघटन, डिकम्पोजिशन द्वारा उत्पादित उत्पाद यानी कि यूरिया, ह्यूमस आदि सम्मिलित होते हैं। ये आपका एक तरीके से मैन्योर, ग्रीन मैन्योर की तरह काम भी करता है। आपका जी आपकी खाद की तरह काम करता है आपके खेतों में।
ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसी से रिलेटेड एक आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है, जो आपके एकदम केमिकल फ्री होती है, जिसमें आपका कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है। उसी में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें होती हैं जो यूज की जाती हैं। एक नजर इस पे भी देख लेंगे। आगे पॉइंट जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कार्बनिक और अकार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण यानी कि लॉन्ग लिविंग एनवायरमेंट का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों को जितनी मात्रा उपस्थित रहती है, वह उस पारिस्थितिकी तंत्र की खड़ी अवस्था यानी कि स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका फिजिकल कंपोनेंट यानी कि आपके भौतिक घटक। भौतिक घटक के बारे में जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु यानी कि क्लाइमेट कारक, जैसे आपके प्रकाश, ताप, हवा, पृथ्वी की गतियां, आकर्षण शक्ति, स्थल मंडल का स्वरूप आपका इसमें आ जाता है, यानी कि आपके भौतिक अपघटक में। अबाइटो कंपोनेंट की जब बात हो जाती है, आगे और बढ़ेंगे तो चीजों को देखेंगे। अब आते हैं आपके कुछ नियम, ऐसे नियम जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके रूल्स, कुछ नियम पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऊष्मागतिकी यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि ऊर्जा को कभी ना तो उत्पाद किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। यह नियम स्पष्ट करता है कि जब एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी मात्रा समाप्त हो जाती है तो उसके समतुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक नजर जरूर डालेंगे। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ऊष्मा का स्वतः प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होता है। यानी कि इसमें अगर हीट ज्यादा है तो इस बेसिस पे स्थानांतरित होता है। इस स्थानांतरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में बदलकर सराउंडिंग में विस्तृत डिसिपेट हो जाती है। यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्म चीज, हीट, ऊष्मा से कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, तो जब वो चीजों को दूसरी तरफ जब जाती है, जो निम्न ऊष्मा होती है, तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है। जो आपकी हीट लॉस हो जाती है वो आपके वातावरण में एनर्जी लॉस हो जाती है। यही चीज ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। और दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। दो नियम इसके बारे में हो गए। अब एक नियम क्या कहता है, एक जो दूसरा स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूप स्थानांतरण एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों के उत्तरोत्तर प्रोषण यानी कि ट्रॉफिक लेवल में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। रेमंड लिंडमैन ने इसे 10% यानी कि 10% लॉ के नियम का नाम दिया था। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का औसतन लगभग 10% भाग ही अपने संचित या स्थिर करता है। यानी कि जो आपका 10% नियम है, जो आपका एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर, तो ये आपका ये साइंटिस्ट आपके रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये 10% लॉ नियम है। और इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। यहां से 10% जाती है, फिर यहां से 10% जाती है, वो चाहे फिर कितनी भी हो। इसके बारे में 10% लॉ नियम हो गया। आगे इसके बढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट और दूसरा क्या कह रहा है, जब कोई मांसाहारी जंतु किसी शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की औसतन उसी चीज को डिस्क्राइब किया 10% ऊर्जा ही संचित करता है। यानी कि 10% लॉ यही कहता है। उच्च श्रेणी में टॉप कंज्यूमर्स शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता
का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं, यानी कि जो आपके जो अल्फा एनिमल्स हैं, जो टॉप मोस्ट कार्निवोरस हैं, यानी कि आपके लायन और टाइगर, वो आपकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी उत्पादकता है पूरी उस फूड चेन की, फूड साइकिल चक्र की, तो उसके जो एनर्जी वो लोग पाते हैं वो सबसे कम पाते हैं बजाय दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अलावा। वही इस चीज को कहा गया है। बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षित ह्रास बढ़ता जाता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी लॉस होता है वो इंक्रीज बढ़ता जाता है। उच्च पोषण स्तरों में जीवधारुओं के श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि जो आपके टॉप कार्निवोरस जो आपके जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, वो उनमें ज्यादा रेस्पिरेशन एक्टिविटी, जाके सांस लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके बेसिस पे उनकी जो ऊर्जा की जो एनर्जी लॉस है वो भी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य आपका जैव विविधता की स्थिरता, समृद्धि और पारितंत्र संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण है, यानी कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन आपका जो इकोसिस्टम का है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी, जितना तंत्र आपका पारिस्थितिकी तंत्र जितना स्टेबल होगा, जितना स्थिर होगा और जितना प्रॉस्पेरस होगा, उतने ही आपके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के जो आपके पर्यावरण के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और ऊर्जा जीव एक दूसरे के श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होते हैं। यह श्रृंखला को आहार यानी कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। सामान्य रूप से खाद्य श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। 4 लेवल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही लेवल होंगे। तो एग्जाम में अगर जैसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही लेवल होते हैं तो वो स्टेटमेंट गलत है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपकी क्रैश कोर्स की एक सीरीज है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और रिव्यू रखना है, और डेप्थ में नहीं। एक रिव्यू के तौर पे आप, एक रिवीजन सीरीज है तो आप फटाफट चीजों को एक नजर से देखते चले जाएंगे, और यही है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब सारी ट्रॉपिक लेवल को देख लेते हैं। तो आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपके जो हरे हरे पौधे और स्वतोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं आपके इसमें। आपके द्वितीय स्तर पे, आपके सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आपके प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी और विषम पोषी आ जाते हैं, आपके हेट्रोट्रॉप्स इनको कहते हैं। और आपके तीसरे स्टेज पे यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आपके द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी और विषम पोषी आपके इसमें आते हैं। और इसके बाद आपके चतुर्थ यानी कि लास्ट फोर्थ स्टेज पर आपके तृतीयक उपभोक्ता यानी कि शीर्ष मांसाहारी आ जाते हैं। इस फिगर से उस चीज को डिनोट कर दिया है, मेंढक, सांप और ईगल। आगे बढ़ते हैं, फूड चेन के बारे में और बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट की क्लास है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट को थोड़ा सा हरा भरा देखा गया है ताकि चीजें थोड़ी सी इंपैक्टफुल हों और आपके माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें अगर आप देखते भी रहेंगे तो भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। फूड चेन की एक और बात करते हैं। तो खाद्य ऊर्जा में स्रोत उत्पादक पौधों से प्रारंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने एवं दूसरे का भोजन बनने की प्रक्रिया को ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है, यानी कि फूड चेन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, आपको यूनिडायरेक्शनल ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे प्रथम, द्वितीय और तृतीय के उपभोक्ता और अपघटनकर्ता यानी कि कवक और जीवाणु क्रमिक रूप से एक दूसरे को विघटित करते हैं। उदाहरण के तौर पर उसका एक इमेज दे दी गई है आपको, पौधे, चूहे, सांप, बाज, और चूहे को सांप खा लेता है और सांप को बाज खा लेता है। ये आपका फूड चेन का एक सिंपल सा आपका फिगर है। इसको और थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो एक एक करके फूड चेन जो आपके तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की जीवधारियों का क्रम जो है, ये क्रम लगाने के लिए आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको इस पे एक स्टार लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ये आपके शैवाल, एल्गाई यानी कि प्रोड्यूसर्स, फिर आपका मॉस्किटो लार्वा, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, फिर फिश, और फिर आपकी लार्ज फिश। ऐसे ही
आपके जो स्थलीय, ये तो आपकी जलीय हो गई, जो एक तालाब का, एक पॉन्ड का एक फूड चेन दे दिया। और अब आपका जो सीक्वेंस आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो आपका बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि घास, घास के बाद टिड्डा, और टिड्डे के पास चूहा, चूहे के पास सांप, और सांप ने कवच। ये क्रम लगाने के लिए कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। सिंपल है, इजी है, लेकिन आप एक रिव्यू, एक नजर इस पे जरूर डालते रहें, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपकी कम से कम यहां से हों। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन ऑफ एन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि आपके वन परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का एक क्रम, उसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके सभी चीजों में पढ़ते हैं। शाकीय पौधे, चूहे, गिलहरी, बिल्ली और जंगली कुत्ता, झाड़ियां, खरगोश, भेड़िया और शेर, वृक्ष, बंदर और तेंदुआ। ये 3 प्रकार के कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके फूड चेन से रिलेटेड है और जो फॉरेस्ट तंत्र से है। सागरीय परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम जो आपके ओशियंस में जो मिलते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रखेंगे आप, 1 स्टार जरूर लगाएंगे इसमें। आपके पादप, प्लवक, जंतु प्लवक, मछली, सील और सफेद शार्क। एक आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, लेकिन जो आपके जो ओशियन के आपके जो फाइटोप्लैंक्टन, जूट प्लैंक्टन और फिश, शील और ग्रेट व्हाइट शार्क, ये चीजें बहुत रेयर केसेस हो जाती हैं और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके उतने ही बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे। अब कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के कुछ प्रकार होते हैं। एक एक करके सब चीजों को पढ़ते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहले आपके चारण खाद्य श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भाग का उपयोग करके श्रृंखला प्रारंभ करते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उनको घास, टिड्डा, पक्षीगण एवं बाज। ये दूसरा आपका डेट्रिटस यानी कि अपघटक खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते जंतुओं और पौधों के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों के अपघटक खाने वाले जीवों के तत्पश्चात आपके परभक्षियों में होती है। यहां से आपकी एक दूसरी बनती है आपकी कचरा, स्प्रिंगटेल कीट यानी कि छोटी मकड़ियां और आपके मांस भक्षी। ये आपके 2 प्रकार की आपकी फूड चेन हो गई। इसके आधार पर और आगे बढ़ते हैं। अब फूड चेन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, एक रिव्यू था, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, और कुछ कुछ चीजें उससे एक नेटवर्क होता है। जब फूड चेन के बहुत सारे नेटवर्क इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं तो इसी को आप फूड वेब के नाम से आप जानते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। पोषण स्तर के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे, उपभोक्ता जंतु एवं अपघटक, कवक और जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे जीव खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। ये एक दूसरे से और रिलेटेड संबंध रख सकती हैं। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल वास्तव में एक संपूर्ण समुदाय के जीवित प्राणियों का एक दूसरे से भोजन के संबंधित स्थापित करता है। इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक तरह का नेटवर्क है। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, जो ऊर्जा का है, एनर्जी ट्रांसफर है, वो आपका बहुदिशीय होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर हाईलाइट करें और हाईलाइट करने के बाद अपने नोट्स में जरूर नोट कर लें और रिव्यू जरूर करते रहें। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि बहुउद्देशीय होता है, और जबकि आपका फूड चेन जो है जो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, खाद्य जाल के वैकल्पिक रास्ते यानी कि अल्टरनेटिव पाथवेज, जो आपका खाद्य कड़ी फूड चेन में नहीं होते हैं, उनको पारिस्थितिकी तंत्र का स्थिरता बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात जब करते हैं
तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपका क्या कहता है, एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि आपका प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल इकोसिस्टम और आपका मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या कहता है, जो आपका नेचुरल है, जो आपका नेचर से, प्रकृति से रिलेटेड है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र उन पादप जंतुओं और सूक्ष्म जीव तथा अजैविक घटकों का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपनी पहचान बनाने में सक्षम रहते हैं। यह मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, यानी कि सूर्य पर निर्भर होते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं आपके जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां, झील आदि। इनमें से हमें भोजन, ईंधन और चारा अथवा औषधियां प्राप्त होती हैं। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक आपके हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भरता वाले पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण आपके उष्ण कटिबंधनीय वर्षा वन और ज्वारन द्विमुख कोरल रीफ आदि हैं आपके, जो आपके नेचुरल इकोसिस्टम, आपके प्राकृतिक तंत्र हैं, उनके आपके ये कुछ पार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अब बात करेंगे आपके मैन मेड, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में जब बात करेंगे तो सौर ऊर्जा पर निर्भर आपके पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आपके खेत, एक्वाकल्चर, कैनियन तालाब और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र जैसे आपके नगरीय औद्योगिक इकाई आदि इनमें शामिल हैं। यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो आपके मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, मैन मेड मानव पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड होते हैं। आगे बात करेंगे आपके इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आपका कंप्लीटली न्यू टॉपिक है जो आपके फूड वेव्स और आपके फूड चेन से रिलेटेड है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए। और एक चीज है, आप रिवीजन जरूर करते रहें, रिवीजन इज द की। इन क्लासेस को आप एक क्रैश कोर्स के तौर पे और एक रिवीजन सीरीज के तौर पे आप चीजों को लें, एक जल्दी चीजों को डिफाइन कर सकें और रिवीजन कर सकें। दैट इज द मोटो, यही उद्देश्य है इन क्लासेस का, ताकि चीजें आप एक बार आपकी आंखों से सामने से निकल जाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ये इस टॉपिक के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।